हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास 12 का फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन टर्म्स एंड देयर एक्सप्रेशन तक, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, और उससे एक रिलेशन भी जो था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का, n इज इक्वल टू एन एम। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन तक। अब कंसंट्रेशन टर्म से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ। कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ये कंसंट्रेशन टर्म से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स पढ़ने हैं, एक डाइल्यूशन और दूसरा डिसोल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन और डिसोल्यूशन? इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया वाटर और NaCl का, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। इसे और आसानी से समझने के लिए हम इसमें एग्जांपल लेंगे सॉल्यूट की जगह पे NaCl का, ठीक है। NaCl हम एग्जांपल में ले रहे हैं और सॉल्वेंट की जगह पे वाटर H2O, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है NaCl और वाटर का। अगर इसमें हम फिर से सपोज कि ये एक सॉल्यूशन है, तो इसका कोई एक वॉल्यूम रहा होगा V, इसका एक फिक्स कोई वॉल्यूम रहा होगा V, और इसका कोई इसका कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथ भी कहते हैं, राइट। तो इसका कंसंट्रेशन जो स्ट्रेंथ है वो कुछ S रहा होगा, ठीक है। इसका ये फिक्स है। अब इसमें फिर से हम अगर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, अगर इसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, अगर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। इसमें अगर हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूशन। क्या है डाइल्यूशन? डाइल्यूशन किसे कहते हैं? जब किसी सॉल्यूशन में हम उसमें और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को अगर ऐड कर दे तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो इसका जो स्ट्रेंथ है, जो कंसंट्रेशन का इसका जो वैल्यू होगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जो होता है उस सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन का क्या होता है, उसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। मतलब हमारा सॉल्यूट जो है, अमाउंट है, जो सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा, वो हमारा फिक्स ही रहेगा। तो जब हम सॉल्वेंट को एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन का जो है ना वो अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या रहता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ये, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम इसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को अगर ऐड करेंगे तो ये सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और फाइनली जो ये रेशियो का वैल्यू है ये हमारा घट जाएगा। यानी कि डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारा कंसंट्रेशन की वैल्यू घटती है, डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये है हमारा डाइल्यूशन। इसमें हम किसी सॉल्यूशन में क्या ऐड करते हैं? सॉल्वेंट। लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट की जगह पर अगर इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड कर दें, एक्स्ट्रा इसमें हम सॉल्यूट को अगर ऐड कर दें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है?
डिसोल्यूशन। अब अगर हम किसी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कंसंट्रेशन था हमारा, ठीक है, कंसंट्रेशन था, ये कंसंट्रेशन था। क्या होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूट की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ये फाइनल जो रेशियो है ना इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और फाइनली कंसंट्रेशन का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज कर जाता है। कंसंट्रेशन का जो है वैल्यू वो इंक्रीज कर जाता है। ये किसके लिए था, डाइल्यूशन के लिए था, और ये किसके लिए था, ये डाइल्यूशन के लिए था, और ये है डिसोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये है हमारा डाइल्यूशन एंड डिसोल्यूशन। अब आते हैं कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ पे, ठीक है। इसके लिए फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे पिछले वाला। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आसानी से समझने के लिए हम इसमें सॉल्यूट को NaCl मान ले रहे हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट को H2O, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे हेडिंग है इस टॉपिक का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ, इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। और डाइल्यूशन करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन करने के लिए हमें इसमें सॉल्वेंट को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसमें सॉल्वेंट को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक, सॉल्वेंट क्या है हमारे यहाँ पे H2O, ठीक। तो जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो लिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम फिक्स रहा होगा, ठीक है। और ये अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ये सॉल्यूशन बना है तो इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा। स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथ से हम डिनोट कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, स्ट्रेंथ रहा होगा S, और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा V, ठीक है। और जब हम इसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो बाद में फिर ये सॉल्यूशन जो है इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहां पे रहेगा और इसका कंसंट्रेशन S, वॉल्यूम V डैश, क्योंकि वॉल्यूम इसका चेंज होगा, इसमें एक्स्ट्रा हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो दूसरा वॉल्यूम क्या होगा V डैश, और इसका स्ट्रेंथ भी चेंज होगा, जो स्ट्रेंथ क्या होगा S डैश, ठीक है। अब ये जो हमारा पहला सॉल्यूशन था, अगर हमें इसमें पता है कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, और इसमें जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड की उसके बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका स्ट्रेंथ हमें अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसी के लिए आया यहाँ पे लॉ, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ, और वो सिंपल क्या होता है, पहले वाले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसका मल्टीप्लाइड बाई उसका स्ट्रेंथ, पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम और उसका स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दे तो ये बराबर होगा किसके, बाद में जो सॉल्यूशन बना है, डाइल्यूशन करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हम आसानी से मेजर कर सकते हैं किसी मेजरिंग सिलेंडर से कि कितना ml कितना लीटर है, उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे अगर उसके स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो ये इक्वेशन वैलिड होता है डाइल्यूशन वाले केस में, तो हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमें पहले से पता रहेगा, और जब हम इसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वॉल्यूम हम आसानी से मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी मेजरिंग यूनिट से, तो यहाँ से हम आसानी से स्ट्रेंथ S डैश न्यू वाला फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा रिलेशन इसमें होल्ड कर रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा रिलेशन इसमें होल्ड कर रहा है। अब अगर ये बाउंड्री सॉल्यूशन है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, जिसका कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे मान ले रहा है, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ मोलैरिटी में, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन M है, ठीक।
तो इसका m मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम, जो क्या है हमारा V। हम स्ट्रेंथ की जगह पे m मोलैरिटी ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसको इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से m मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें कितने हैं, n, जो निकल गया कितना, स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे स्ट्रेंथ की जगह पे हम मोलैरिटी ले रहे हैं, ठीक है। और अगर सिमिलरली इधर हम निकालना चाहें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ की जगह पे हम यहाँ पे मोलैरिटी ले रहे हैं, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डैश, क्योंकि ये दूसरा सॉल्यूशन में वॉल्यूम का भी वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी वैल्यू चेंज हो गया, तो n डैश डिवाइडेड बाई v डैश, ठीक है, और ये m डैश हो जाएगा स्ट्रेंथ। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n डैश इज इक्वल टू m डैश मल्टीप्लाइड बाई v डैश। n डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डैश इज इक्वल टू v डैश। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम इसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, मतलब इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो इधर वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होंगे, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। इसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पहले जो नंबर ऑफ मोल्स था सॉल्यूट का वो बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें अगर दोनों तरफ से वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू m डैश v डैश, ठीक है। आ गया ना ये रिलेशन। यहाँ पे स्ट्रेंथ की जगह पे हमने मोलैरिटी ले रखा है, s की जगह पे m आ गया, s डैश की जगह पे m डैश आ गया, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ। जब हम किसी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करते हैं, उसे डाइल्यूट करते हैं, तो बाद में जो उसका सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो ये है। अब इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ, उसे अपने से सॉल्व करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन यहीं पे बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चन है, इसे अपने से सॉल्व करना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट द 20 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाई 100 टाइम्स। अगर हम इस एग्जांपल पे आए तो एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम क्या है हमारा 20 ml, एक सॉल्यूशन हमें दे दिया है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है 20 ml है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसका स्ट्रेंथ क्या दे रखा है हमें 0.3 नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम ऐड करें, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, और एक्वस है तो H2O, इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करें हम, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें ऐड करें हम कि जो बाद में सॉल्यूशन बनेगा उसका स्ट्रेंथ जो है वो 100 टाइम्स घट जाए। मतलब जो पहले दिया हुआ है हमारा जो S है, या इसका जो S डैश होगा वो S का 100 टाइम्स होगा, ठीक है। ये हमें दे रखा है और हमें निकालना है इसकी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम से देखें तो हमारे पास VS और S डैश हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, V डैश क्या होगा, V डैश जो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऐड करेंगे V2 और जो पहले से वॉल्यूम था, इन दोनों को ऐड कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा V डैश, V प्लस V2, ठीक है। ये हमारा V डैश हो गया। S डैश वहां पे दिया हुआ है और क्वेश्चन में पहले से V एंड S दिया हुआ था। अब सिंपल इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, जो VS इज इक्वल टू V डैश S डैश था, यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, और फिर जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि V जो है यहाँ से 20 ml हो जाएगा और S की वैल्यू 0.3 नॉर्मल, S डैश S की जगह पे यहाँ पे फिर
एस डैश जो हो जाएगा एस 0.3 नॉर्मल है, 0.3 नॉर्मल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। सारा वैल्यू इसमें हम रखते हैं। V क्या था 20 ml, S 0.3 नॉर्मल, V प्लस V2 और S डैश जो था वो S बाई 100, ठीक है। V कितना है 20 ml प्लस V2 और यहां से S क्या था 0.3 ml डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में इधर से ये दोनों कट जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 20 प्लस V2 क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। और यहाँ से V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 इज इक्वल टू 1980 ml। इसका आंसर आएगा कि अगर हमें दे रखा है सॉल्यूशन 0.3 नॉर्मल का 20 ml, अगर हमें इसे जितना इसका स्ट्रेंथ है उसका 100 टाइम्स डाइल्यूट करना है तो हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, उसमें ऐड कितना करना पड़ेगा 1980 ml वाटर उसमें हम ऐड करेंगे तो जो क्वेश्चन का कंडीशन दिया था वो फुलफिल हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, एक कंटेनर है, इसमें क्या है सपोज कि इसमें 10 ml सॉल्वेंट है, जो कि हम सॉल्वेंट क्या लेंगे यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, ठीक है। 10 ml H2O इसमें उपस्थित है, ठीक है। अब इस 10 ml वाटर में हम क्या करेंगे कि एक एक चम्मच NaCl ऊपर से ऐड करना शुरू करेंगे। सपोज कि एक चम्मच NaCl में 5 ग्राम NaCl है, ठीक है। एक चम्मच NaCl इसमें ऐड किया, नीचे आके वो सेटल डाउन होगा, उसे सेक करेंगे, फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसके लिए पहले हम एक और इसमें फैक्टर जो होता है टेम्परेचर, उसे हम फिक्स करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर जो है हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो NaCl इसमें ऐड करना शुरू किया हमने, एक चम्मच ऐड किया, डिसॉल्व हो गया, फिर से एक चम्मच ऐड किया, फिर वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से सपोज कि वो 5 चम्मच यानी 25 ग्राम जो है NaCl वो आसानी से डिसॉल्व हो गया, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब जैसे ही इससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा इसमें हम NaCl को ऐड किए, वो डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब कि ये 25 ग्राम NaCl इस 10 ग्राम वाटर के पास 25 ग्राम NaCl को एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है। इसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाए एट फिक्स टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। तो जैसे 25 ग्राम सॉल्वेंट NaCl जो है सॉल्यूट है वो कितना 25 ग्राम 10 ml वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो इसको हम सॉल्युबिलिटी को S से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई
तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 25 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 10 ml वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जा रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2.5 ग्राम पर ml इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि 25 ग्राम अगर इसमें आसानी से डिजॉल्व हो जा रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 2.5 ग्राम पर ml। यही इसका एग्जांपल भी हो गया। ठीक है, एग्जांपल के लिए इसे लिख लेना है। ठीक, इसका मतलब क्या हो, 2.5 ग्राम पर ml इसकी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर इसमें 10 ml वाटर की जगह पे, 10 ml में तो 25 ग्राम आसानी से डिजॉल्व हो जा रहा था, लेकिन 10 ml की जगह पे हम अगर 1 ml वाटर ले किसी कंटेनर में तो उसमें कितना NaCl डिजॉल्व होगा आसानी से, वो हो 2.5 ग्राम उसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा एक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये है हमारा सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो मेजरली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उन तीनों फैक्टर को हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, वो है हमारा टेम्परेचर पे। यहां पे हम देखे थे कि टेम्परेचर को यहां पे हमने पहले फिक्स किया तभी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर पाए, मतलब सॉल्युबिलिटी घट बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा जो है वो है प्रेशर। तीसरा क्या है, प्रेशर। प्रेशर सॉल्युबिलिटी इन तीन फैक्टर पे मेजरली डिपेंड करता है। अब इनको वन बाय वन पढ़ें। अब देखो सॉल्युबिलिटी जो है हमें दो पढ़ने हैं। पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड रहेगा और सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें क्या होगा कि जो सॉल्वेंट वो हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा और सॉल्यूट जो है वो हमारा गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, सॉल्युबिलिटी और दूसरा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। हमें ये दो सॉल्युबिलिटी और इसके फैक्टर्स कि ये किस किस चीज से पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी को किन किन फैक्टर से अफेक्ट किया जाता है, ये हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। इसमें सॉल्यूट क्या होगा, हमारा सॉलिड स्टेट होगा, सॉलिड, और सॉल्वेंट लिक्विड। और इसमें क्या हो जाएगा, गैस, और ये लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये फैक्टर्स पढ़ने हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन चीज से अफेक्ट होगा। ठीक है, पहला शुरू करते हैं इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इनमें से जो पहला है वो यहां पे भी मैंने बताया था कि फैक्टर्स जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें आधा क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जिस टाइप का सॉल्वेंट रहेगा वो अपने ही टाइप के सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व करना ज्यादा पसंद करेगा। कहने का मतलब क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि
जिस टाइप का सॉल्वेंट रहेगा वो उसी टाइप के सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व करना पसंद करेगा। तो अब सॉल्वेंट का टाइप्स यहां पे हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट का टाइप जो है वो दो होता है, पहला पोलर और दूसरा नॉन पोलर, ठीक है। पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें पोलैरिटी हो, मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन हो। फॉर एग्जांपल H2O। H2O क्या है? ये पोलर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर दो ठो लोन पेयर, बॉन्डेड दो इलेक्ट्रॉन्स। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होता है क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहां थे ना वो शिफ्ट हो जाएंगे आगे थोड़ा सा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। हो गया ना चार्ज सेपरेशन, दो पोल्स बन गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसे हम क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका एग्जांपल क्या होगा? बेंजीन। जितने ये कॉर्नर्स हैं वो क्या है? हमारे कार्बन एटम, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इससे एक एक हाइड्रोजन यहां अटैच रहेगा। अब देखो यहां पे बॉन्ड जो है वो कार्बन के बीच में है, ये बॉन्ड, ठीक है। और दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके बीच में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, इन बॉन्ड्स के बीच में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके बीच में चार्ज सेपरेशन होने की संभावना है, बट ये मॉलिक्यूल ओवरऑल सिमेट्रिक होने की वजह से जो चार्ज सेपरेशन होता है उसका इंपैक्ट दिखता नहीं है, और ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। और ये क्या है? हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये हो गया सॉल्वेंट, पोलर एंड नॉन पोलर। अब लैक का मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे। तो यहां तो हमने पढ़ा पहले सॉल्वेंट के बारे में कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है। अब हमें सॉल्यूट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पोलर सॉल्यूट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट के तौर पे मैक्सिमम यूज करते हैं हम लोग, जो क्लास में पढ़ने में ज़्यादा यूज होता है वो NaCl, ठीक है। ये एक सॉल्यूट है। क्या होता है ये? जैसे ही हम वाटर में डालते हैं ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, पोल्स इसमें भी जनरेट हो गए, मतलब ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्यूट है। HCl, ये क्या होता है? H+ Cl में टूट जाता है, ठीक है, हमारे पोलर सॉल्यूट। तो NaCl और HCl है वो पोलर सॉल्वेंट यानी H2O में इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। और नॉन पोलर का सॉल्यूट का एग्जांपल क्या होगा? एनसीईआरटी बुक्स में जो दिया हुआ है हम उसी को एग्जांपल लेते हैं, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ देना है, वो क्या बन जाएगा? नेफ्थलीन। अब इसमें भी वही कंडीशन है, सेम, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ये भी
मॉलिक्यूल बेंजीन की तरह सिमेट्रिक होने की वजह से इसके ऊपर भी कोई किसी भी प्रकार का कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा और ये फाइनली नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये आसानी से किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, किसमें, बेंजीन में। आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर NaCl को हम बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि NaCl क्या है, हमारा पोलर है और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। जैसे NaCl प्लस H2O क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। डिसॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पोलर है, ठीक है। ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। लेकिन इसी NaCl को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहें, क्योंकि जब सॉल्वेंट हम बता रहे थे वाटर और बेंजीन, वाटर क्या हमारा पोलर सॉल्वेंट और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और NaCl क्या हमारा पोलर सॉल्यूट। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो गया क्योंकि पोलर है, और जब इसे हम बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, नॉट डिसॉल्व। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, पोलर है, लेकिन ये क्या है, हमारा नॉन पोलर है, ठीक है। जिसकी वजह से ये सेम नहीं होने की वजह से ये डिसॉल्व इसमें नहीं होगा। तो लाइक डिसॉल्व, लाइक क्या कहता है कि सेम टाइप का, यानी पोलर सॉल्यूट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और नॉन पोलर सॉल्यूट में आसानी से डिसॉल्व होगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। पोलर सॉल्यूट इजिली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट इजिली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लैक डिसॉल्व, लैक इसी को कहते हैं, ठीक है। पोलर को पोलर में आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, नॉन पोलर को नॉन पोलर में आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा, प्रेशर। प्रेशर, तो प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व करने का जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ठीक है। तो जो प्रेशर का इफेक्ट है सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के ऊपर वो बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो सॉलिड होता है ना उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि सॉलिड जो है वो ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। इसीलिए प्रेशर का इफेक्ट जो है सॉल्युबिलिटी के ऊपर ना के बराबर पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है कि प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड की जो पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट हम किसमें पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हम वहीं पे पढ़ेंगे, तो वहीं पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट है तीसरा इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर, इससे पहले इसमें 3 टर्म्स दिए हुए बुक्स में भी, क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है ये सॉल्यूशन के 3 और टाइप्स। पिछले क्लास में हम पढ़े थे सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां पे भी हमें 3
टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ने, एक सैचुरेटेड, दूसरा सुपर सैचुरेटेड, तीसरा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो क्या है ये तीन सिर्फ सॉल्यूशन? पिछला में हम एग्जांपल लिए थे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे, क्या था कि इसमें 10 ml वाटर में 25 ग्राम NaCl एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आसानी से डिजॉल्व हो जा रहा था। मतलब कि जो वाटर का कैपेसिटी है डिजॉल्व करने का वो कितना था, 25 ग्राम NaCl था, वो डिजॉल्व कर सकता है आसानी से 10 ml वाटर, ठीक है। और जब इसको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकाले थे इसको पर ml में, तो हर एक ml के पास कैपेसिटी कितना है, 2.5 ग्राम NaCl को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है। तो इसकी ये कैपेसिटी है, जितना कैपेसिटी है उतना अगर हम डिजॉल्व कर दिए किसी सॉल्वेंट में, अगर सॉल्यूट को, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जितना कैपेसिटी है सॉल्वेंट का डिजॉल्व करने का, हम उसमें उतना डाल दिए, ठीक है, तो वो क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते एट फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जितना कैपेसिटी है उससे और अधिक उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जितना कैपेसिटी है उससे हम कम ही उसमें ऐड किए, मतलब उसमें भी और कैपेसिटी, उसमें और फर्दर हम ऐड कर सकते हैं सॉल्यूट को, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एट सर्टेन टेम्परेचर। टेम्परेचर का यहां पे मेंशन करना बहुत ही आवश्यक है, एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जितना उस सॉल्वेंट का कैपेसिटी है हम उसमें उतना ऐड कर दिए, मतलब उसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जितना कैपेसिटी है हम उससे ज्यादा उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। मोर देन देयर कैपेसिटी, एडेड, नो फर्दर, उसमें एक्स्ट्रा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन एज अब यहां पे एक सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड है, ये सॉल्यूशन ही है, इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी है वो क्या होगा, ठीक है। मोलैरिटी क्या होगा इसका, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, जितना कैपेसिटी है डिजॉल्व करने के, उससे तो हम इसमें कम ही सॉल्यूट डाले हैं, मतलब इसमें जितना कैपेसिटी है उससे कम डाले हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा मोलैरिटी वो उसकी सॉल्युबिलिटी से कम होगा, ठीक है, लेस देन सॉल्युबिलिटी। और इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड में क्या होगा, इसमें जितना इसकी कैपेसिटी है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का कितना कैपेसिटी है सॉल्वेंट के पास सॉल्यूट को अपने में डिजॉल्व करने का, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितना कैपेसिटी रहता है हम उसमें उतना डाल दिए रहते हैं सॉल्यूट को, तो इसका जो मोलैरिटी होगा वो बराबर होगा सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, मोलैरिटी जो है सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है, जितना इसका कैपेसिटी है उसे हम सॉल्युबिलिटी से एक्सप्रेस करते हैं और उतना हम इसमें डिसॉल्व कर दिए होते हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन मोलैरिटी है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा। सुपर सैचुरेटेड में क्या है, जितना इसकी कैपेसिटी है उससे उसमें हम एक्स्ट्रा डाल दिए, तो इसका जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी कैपेसिटी से अधिक होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी से अधिक होगा। मोलैरिटी जो है वो ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये हमारा तीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। जो दूसरा फैक्टर था प्रेशर, उसका इफेक्ट सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत कम पड़ रहा था, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा पड़ता है, और इसे हम एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे एक नया प्रिंसिपल आता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, एंड द इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अब ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, इससे पहले यहां पे एक टर्म हमें जानना है कि जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, और ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, या फिर इस 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, और जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड का लिक्विड में, वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब कि जब हम किसी लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर में जब हम NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब यह है कि वो इंडोथर्मिक होता है। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये दो टर्म्स समझ में आ गया कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, और सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड का लिक्विड में वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम इसमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल को इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है वो इक्विलिब्रियम पे वैलिड है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता क्या है कि जब भी किसी भी सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम में है उसे अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम इटसेल्फ हमारे द्वारा किए गए डिस्टर्बेंस को अपोज करेगा। ठीक है, फिर से एक बार सुनना ध्यान से कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस करते हैं उस इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम इटसेल्फ हमारे द्वारा किए गए डिस्टर्बेंस को अपोज करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अब यहां पे हम नेक्स्ट पेज में इसका एग्जांपल लेते हैं। NaCl को H2O में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये बन जाएगा क्या हमारा सॉल्यूशन। जब ये इस डायरेक्शन में आगे जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे मतलब हम इसमें टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं, इसमें एनर्जी हम दे रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा था तो सिस्टम का टेम्परेचर घट रहा था। ठीक है, और अब हमने क्या किया है कि उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम है उसमें हमने डिस्टर्बेंस क्या किया कि टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें हमने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारे द्वारा किया गया डिस्टर्बेंस है इस इक्विलिब्रियम में। तो अब ये इक्विलिब्रियम चाहेगा कि हाँ ये टेम्परेचर को घटाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, टेम्परेचर को घटाना चाहेगा। उसके लिए अब इसे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए इसे करना क्या पड़ेगा कि जो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बाद ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डाउन हो, वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। मतलब ये है कि जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इसका टेम्परेचर घटाना चाहेगा, और उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा,
NaCl को वाटर में ज्यादा डिसॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो इसका टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिक है कि इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि जब हम इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसका अपोज करना चाहेगा और वो टेम्परेचर को घटाना चाहेगा, और टेम्परेचर घट किस डायरेक्शन में रहेगा, जब सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होगा उस डायरेक्शन में जब आगे बढ़ेगा तो उसमें टेम्परेचर घट रहा है तो ये सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इसका वाइस वर्सा अगर हम लिखना चाहें, एंड ठीक है, ये है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हमें दूसरा पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसमें भी वही तीन फैक्टर्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, नेचर ऑफ वहां पे क्या था, लैक डिजॉल्व लैक था, मतलब जिस प्रकार का सॉल्वेंट था वो अपने ही टाइप्स के सॉल्यूट को अपने में डिजॉल्व करना चाह रहा था। पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहा था, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ पे नहीं सॉल्वेंट नहीं होगा, यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, इसमें से पहला जो सॉल्वेंट सॉल्यूट के अंदर जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसमें दो प्रॉपर्टीज पढ़ने सॉल्यूट के। पहला क्या कि वो इजिली लिक्विफाई हो, यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, गैस है, तो उसको लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए हमें गैसियस से उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और जो गैस आसानी से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा किसमें, लिक्विड में। ठीक है, ठीक है, ऐसा गैस जो आसानी से लिक्विफाई हो, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो आसानी से लिक्विड फॉर्म में आ जाए वो ज्यादा सॉल्युबल होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर क्या बना देगा, ये H2CO3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करना, यही प्रोसेस किसमें होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में, जो हम कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट वगैरह पीते हैं उसमें यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में प्रेशर अप्लाई करके डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसमें SO3 प्लस H2O, ये क्या बना लेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक गैस होता है, ये वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में, हायर एटमॉस्फेयर में। ये पॉल्यूशन की वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और फिर ये एसिड रेन के थ्रू नीचे गिरता है, इसी की वजह से एसिड रेन भी होता है। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी की वजह से क्या होता है हमारा, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन, इसमें क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हायर एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है।
दूसरा कि ऐसे गैस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होंगे जो आसानी से आयंस में टूट जाए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HCl। HCl क्या होता है ये, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बहुत जल्दी H प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है, आयंस में टूट जाता है और ये फिर H2O के साथ आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, एक्वस, ठीक है। ये पहला हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर्स जो है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसमें से पहला गैस विच कैन इजिली लिक्विफाई और हाईली सॉल्युबल, और दूसरा क्या होता है कि गैस जो आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाए, उसका एग्जांपल क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। इसमें जब पानी में डालते तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, ठीक। अब दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर, पीछे हमने देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया था, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसमें भी काफी हद तक वो वैलिड है, क्योंकि ये यहां पे सॉल्यूट जो है हमारा वो गैस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वहां पे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था, राइट। बट यहां पे जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि, ठीक है, यहां पे क्या था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंडोथर्मिक प्रोसेस था। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते थे तो सिस्टम का टेम्परेचर फाइनली डिक्रीज होता था। लेकिन इस केस में क्या होगा ना कि इसमें उल्टा हो जाएगा, जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, इसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये हुआ कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना एंडोथर्मिक होता है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें क्राइटेरिया जस्ट उल्टा हो जाएंगे। अब इसे भी, इसकी भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल से ही इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, गैस प्लस लिक्विड, ये क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यहां पे, ठीक है। अगर हम पीछे देखें सॉलिड का लिक्विड में, जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते सॉल्यूशन बन रहा था तो यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि ये क्या था, एंडोथर्मिक प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम इटसेल्फ उस डिस्टरबेंस का अपोज करेगा, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पीछे अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को घटाना चाह रहा था, ठीक है। और उसके लिए उसे क्या करना पड़ रहा था, इन दोनों को आपस में डिसॉल्व करना पड़ रहा था, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वजह से टेम्परेचर घटता था। तो इक्विलिब्रियम तुरंत कहेगा कि चलो सॉलिड को लिक्विड में जल्दी डिसॉल्व करो, ठीक है।
जिससे सिस्टम का टेम्परेचर घट जाए, क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, ठीक है। इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा और उसका टेम्परेचर घटाना चाहेगा, जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व होने लगे थे और फाइनली सॉलिबिलिटी बढ़ गया था, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, टेम्परेचर को घटाना चाहेगा। जब गैस को लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसमें टेम्परेचर जो है, ऑलरेडी इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या कहेगा कि अब टेम्परेचर को हमें घटाना है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो अब इसे टेम्परेचर को घटाने के लिए ये क्या करेगा, सॉल्यूशन को लिक्विड और गैस के फॉर्म में सेपरेट करने लगेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया ली प्रिंसिपल। किस इक्विलिब्रियम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम इटसेल्फ उसका अपोज करेगा, ठीक है। प्रेशर, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो गैस का जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी होता है उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज एक कंटेनर में गैस है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसको जरा सा हम अरेंज करते हैं, वॉल्यूम को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, N/V/RT। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ठीक है। PV इज इक्वल टू CRT। इसे थोड़ा सा और अगर हम रीअरेंज करें तो C इज इक्वल टू P/RT, ठीक। अब हम इस इक्वेशन का डिस्कस हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये गैस है, यहाँ पे जो गैस है इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका जो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, इसके ऊपर जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस पे क्या होगा, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन नीचे आएगा, ठीक है, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जो गैस का अमाउंट है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। जैसे ही प्रेशर हम बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। और दूसरा जो फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, टेम्परेचर। C इज इक्वल टू P/RT, ठीक है। तो जब हम इसका टेम्परेचर, सपोज कि हम इधर से इसको हीट देने लगे, ठीक है, हीट दे अगर, तो क्या होगा, टेम्परेचर देने से गैस जो है वो एक्सपैंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर जब हम देते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी बढ़ता है और वो गैस एक्सपैंड करना चाहता है, मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करना चाहता है, ठीक है। तो जब ये एक्सपैंड होगा, जब इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, ठीक है। कंसंट्रेशन डिक्रीजेज when temperature increases, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है गैस का वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका यूज होगा अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ये प्रेशर किस प्रकार से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करता है। इसके लिए एक लॉ है
हेनरीज लॉ। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज कि एक कंटेनर लिया जिसमें हमने क्या लिया है, वाटर, ठीक है, ये क्या है हमारा वाटर, और इसके ऊपर हमने क्या भर दिया, कोई गैस ले लिया, सपोज इसमें मैंने ले लिया क्या, CO2, ये क्या है हमारा CO2, और ये क्या है हमारा H2O, और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, एक पिस्टन लगा दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो पीछे हमने बताया कि जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करते हैं जब प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो वाटर में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के पार्टिकल्स उतना ही ज़्यादा इसमें डिजॉल्व होता जाएगा, ठीक है। हेनरीज लॉ यही कहता है एट फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि ये गैस का जो कंसंट्रेशन वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता था, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, जस्ट उल्टा, जैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है जस्ट उसके उल्टा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए हम इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हेनरीज लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर इट, ठीक है। जो गैस का अमाउंट लिक्विड में डिजॉल्व है वो कितना डिजॉल्व रहेगा ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी का स्टेटमेंट हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। ये है हमारा हेनरीज लॉ कि जो गैस का अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रेशर पे, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन m, ये क्या है हमारा अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो m इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है के कांस्टेंट इज p, ये है हमारा हेनरी लॉ, ठीक है। अब k का यूनिट, जो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k है, इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है, k, m इज इक्वल टू kp था, यहाँ से k क्या होगा m बाई p। m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर ml, और यहाँ पे प्रेशर हम atm में लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल k का यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर ml पर atm, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूनिट, और ये रहा पूरा हेनरीज लॉ, ठीक है। अब इसी को रिवर्स वे में किताब में एक्सप्लेन किया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अब लिक्विड में गैस अगर डिसॉल्व है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना चाहेगा, क्योंकि गैस का ये नेचर होता है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करना चाहेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व रहेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा पिस्टन के ऊपर, ठीक है। इसी को ये बुक में एक्सप्लेन किया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस है उसको मोल फ्रैक्शन में लिया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ गैस किस में लिया है मोल फ्रैक्शन में, और जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा x, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे दूसरा ये कांस्टेंट यूज किया है kh, और इसे हम क्या कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये हेनरीज लॉ को ही दूसरे वे में एक्सप्लेन किया जिसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये रहा हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ और ये हेनरीज लॉ कंप्लीट हो गया, एंड इसमें अब इसके एप्लीकेशन और लिमिटेशंस हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहला मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इसका, कोल्ड ड्रिंक आप सभी ने पिया ही होगा। उसमें क्या होता है, जब भी हम ढक्कन खोलते हैं तो उससे गैस निकलता है। तो उसमें होता ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर अप्लाई करके वाटर में डिजोल्व किया जाता है, ठीक है, और उसमें हेनरीज लॉ का यूज होता है। तो ये पहला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, ये अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था इसमें कंसंट्रेशन डाइल्यूशन लॉ में, कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, गैस को हम लिक्विड में मिला रहे हैं। यहाँ पे लिक्विड जो है हमारा सॉल्वेंट है और गैस क्या है हमारा सॉल्यूट। तो जब हम गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, सॉल्यूट को सॉल्यूट में मिलाएंगे, तो क्या होगा, उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जब भी कोई पेशेंट, जब भी कोई मरीज को अक्सर आप देखेंगे उसके मुंह में लगाया जाता है एक मास्क, जिसके थ्रू क्या दिया जाता है उसे ऑक्सीजन, क्योंकि वो हवा में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में वो कैपेबल नहीं होता। तो उसे हम एक्स्ट्रा सिस्टम से उसे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें भी हेनरीज लॉ का यूज किया जाता है। तीसरा इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, जब भी पर्वतारोही जो पहाड़ों में चढ़ते हैं तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे प्रेशर कम हो जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो उसमें भी इस लॉ का यूज़ किया जाता है ताकि जो पर्वतारोही हैं, जो ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हैं लोग, तो उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लैम्प, ठीक है। ये बेसिक 3 एप्लीकेशन है इसके। बुक्स में आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दिया हुआ, ठीक है। उसका मैंने ये नोट्स यहाँ से निकाल के लिखवा दिया, ठीक है। ये रहा हमारा सॉल्युबिलिटी एंड देयर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।